अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीपीसी के सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे जजमेंट एंड डिक्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का आमिल है। इसके अंदर हम सेक्शन को भी पढ़ेंगे जो जजमेंट और डिक्री का सीपीसी के अंदर है, और साथ में इसकी रेड विद और साथ में इसके रेड विद जो ऑर्डर और रूल्स हैं, ऑर्डर 20 और इसके तमाम रूल्स जजमेंट और डिक्री के, उनको भी पढ़ेंगे। क्योंकि सिर्फ सेक्शन को पढ़ने से ये चैप्टर या ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला, डिटेल में समझेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीपीसी सेक्शन 33 रेड विद ऑर्डर 20 जितने भी उसके रूल्स हैं उन तमाम को डिटेल से ब्रीफली डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि ऐसे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। मेरी छोटी सी फीस है, उसको ज़रूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, दोनों लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स की दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सीपीसी जजमेंट एंड डिक्री। जो सेक्शन 33 है वो हमें डिटेल और ब्रीफली तो नहीं बताता और ना ही उसको समझ आती है पढ़ के। वो क्या कहता है, पढ़ ले उसको। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बिन हेयर्ड, जो कोर्ट है केस को सुनने के बाद, शल प्रनाउंस द जजमेंट प्रनाउंस करेगी। ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शल फॉलो, और ऐसी जजमेंट को डिक्री फॉलो करेगी। अब दो मेन जो प्रोपोजिशंस हैं इसके अंदर, जो दो मेन फैक्ट हैं, एक जजमेंट और डिक्री है क्या, मतलब कॉमन सेंस एक आम स्टूडेंट की वो यही कहेगी कि जी जजमेंट भी वही है, डिक्री भी वही है, तो फिर क्या ज़रूरत थी जजमेंट और डिक्री दो अलग अलग चीज़ें डालने की, जबकि फौजदारी क्रिमिनल केसेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसमें ये डालने की वजह क्या आ गई, क्यों ज़रूरत पेश आई? तो देखिए, फौजदारी केसेस के अंदर हमने दो तरफा फैसला करना होता है, हाँ या ना, मुलजम को सज़ा देनी है या बरी करना है। अगर सज़ा देनी तो किन ग्राउंड्स पर, अगर बरी करना है तो किन ग्राउंड्स पर, डाउट की। सिविल थोड़ा सा डिफरेंट है क्रिमिनल से। यहाँ पर हमने जो फैसला भी करना है हाँ और ना में, और साथ में हमने राइट एंड लाइबिलिटीज़ भी, बहुत सारे इस तरह के फैसला जाद या केसेस होते हैं जहाँ पर सिर्फ राइट ही डिक्लेयर नहीं करने होते, हमने लाइबिलिटीज़ भी डिटरमाइन करनी होती हैं कि आपके ये हकूक़ है, बट इसके अपोजिट आपकी ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये आपकी जिम्मेदारियाँ भी हैं। अगर आपने ये जिम्मेदारियाँ फुलफिल ना की तो आपके इन राइट्स को विशिएट कर दिया जाएगा, सेट असाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बिहाइंड बहुत सारी और रीजंस हैं जिनको हम डिटेल से, क्योंकि वो रीजंस रिसर्चर्स के लिए तो बेहतर हैं, लेक्चरर्स के लिए भी ठीक हैं, बट इस टॉपिक में उनको डिस्कस करने का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा इन शॉर्ट समझने के लिए कि जो डिक्री है, इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, जो डिक्री है वो बेसिकली राइट और लाइबिलिटीज़ को डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जांपल, एक पार्टी कोर्ट में जाती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कि जी मैंने ये गाड़ी ली थी इस शख्स से और 10 लाख रुपये इसको दिया था, 10 लाख बकाया था, अब ये शख्स मुझे गाड़ी नहीं दे रहा। तो कोर्ट तमाम केस को सुनती है, समन जारी करेगी, उसके बाद एविडेंस लेगी, क्रॉस होगा, चीफ होगा, तमाम केस को कंसाइज करने के बाद कोर्ट जो है उसकी जजमेंट अनाउंस कर देगी। अब जो डिक्री अनाउंस करेगी, जो डिक्री जजमेंट को फॉलो करेगी, उस डिक्री के अंदर कोर्ट राइट कि जी ये इस शख्स का हक बनता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, इसको गाड़ी मिलनी चाहिए, और लाइबिलिटीज़ भी उसके अंदर अराइज करेगी। लाइबिलिटीज़ क्या है कि जो बकाया 10 लाख है वो ये शख्स बी को देगा। अब चूंकि केस ए ने फाइल किया था, गाड़ी के मैंने लेनी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो ए कहलाएगा जजमेंट होल्डर या डिक्री होल्डर, और बी जिसके खिलाफ केस गया है तो बी कहलाएगा जजमेंट डेप्टर या डिक्री डेप्टर। बात समझ में आई? जो डिक्री है वो सिर्फ राइट एंड लाइबिलिटीज़ को डिटरमाइन करेगी कि यानी कि कोर्ट ने फाइंड आउट क्या किया, किसको हक दिया है किन ग्राउंड्स पर, या किसको हक दिया है किन शराइत पर, शराइत क्या है, जिम्मेदारियां क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। तो इन शॉर्ट छोटा सा एक पैराग्राफ होगा, डेट इज़ कॉल्ड अ डिक्री। जजमेंट जो होती है ये कंप्लीटली ब्रीफली होगी, इसके अंदर एविडेंस भी लिखी जाएगी, कोर्ट ने अपने कंसाइज स्टेटमेंट भी लिखनी है, फाइंडिंग भी लिखनी है, फाइंडिंग किन ग्राउंड्स पर दी गई वो भी लिखनी है। तो इन तमाम चीज़ों को आगे डिटेल से जाके पढ़ते हैं, और वहाँ पर मैं आपको जजमेंट्स और डिक्री के कुछ पॉइंट्स भी बताऊँगा जिनको आप एग्जामिनेशन के अंदर भी लिख सकते हैं और आपके समझने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। सेक्शन 33 हो गया। अब चलते हैं ऑर्डर 20 पर। ऑर्डर 20 सीपीसी रूल फर्स्ट जजमेंट एंड डिक्री का। जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस ऑन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस, जब एविडेंस कंप्लीट हो जाए, द कोर्ट शैल फिक्स द डेट, कोर्ट एक डेट फिक्स करेगी, एक्सीडिंग 15 डेज, नो एक्सीड 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, फॉर हेयरिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए, जिसको हम कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट या कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट
या प्रिक्लूड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। द कोर्ट शैल आफ्टर द केस हैज़ बीन हेard प्रनाउंस जजमेंट इन ओपन कोर्ट। एक शर्त यहाँ पर क्या आ गई कि ओपन कोर्ट में प्रनाउंस होगी, एदर एट वंस, एक दफ़ा में ही, या कुछ पोर्शन में भी इसको अनाउंस किया जा सकता है, कुछ टाइम के लिए भी अनाउंस किया जाता है, कुछ टाइम के बाद भी अनाउंस किया जा सकता है, और सम फ्यूचर डेज नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, 30 दिनों से ज़्यादा ना हो, विच ड्यू नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर एडवोकेट। जिस दिन जजमेंट अनाउंस करनी होगी उस दिन पार्टीज़ को या उनके एडवोकेट्स को नोटिस दिया जाएगा कि फ़लाँ डेट को आप कोर्ट में पेश हो। ये था रूल 1 ऑर्डर 20 का। रूल 2 पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट विद एन जज। जो जजमेंट है उसको जज खुद अनाउंस करेगा, उसका कोई प्रीडिसेसर अनाउंस नहीं करेगा, उसके अजदाद में से या उसकी जगह पर जो अपॉइंटेड है या किसी के पास केस एज ए ड्यूटी जज रेफर हुआ है, किसी के पास क्या है, तो वो अनाउंस नहीं करेगा। लेकिन इन एक्सेप्शनल केसेस के अंदर अगर ड्यूटी जज विशिएट हो गया है, ऑफिस छोड़ गया है, ट्रांसफ़र हो गया, तो जो नया जज आता है उसका जो सक्सेसर है वो अनाउंस कर सकता है। लेकिन जर्नल जो है वो यही कि जज खुद अनाउंस करेगा, जिसने केस को सुना है वो किसी को रेफ़र नहीं कर सकता किसी दूसरे जज के पास। अगर वो छुट्टी पर जा रहा है, अगर छुट्टी पर जा रहा है तो डेट एक्सटेंड की जा सकती है। ये नहीं है कि जी आज ही जजमेंट फ़लाँ जज अनाउंस कर देगा या मेरा पी अनाउंस कर देगा, रीडर अनाउंस कर देगा। नो, जिस जज ने सुना है केस, लिखा है जजमेंट, वही अनाउंस करेगा। रूल 3 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जजमेंट टू बी साइन। जो जजमेंट है उसके ऊपर डेट साइन जज के होंगे, जजमेंट के ऊपर डेट और साइन होंगे, ओपन कोर्ट में अनाउंस की जाएगी। और एक दफ़ा जजमेंट अनाउंस होगी तो आफ्टरवर्ड उसके अंदर अल्ट्रेशन अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। फिर उसका एक अलग प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा जो कि 152 सेक्शन के अंदर बताया गया है, सीपीसी के अंदर ही 152 सेक्शन में। अच्छा, जजमेंट के कंटेंट क्या होंगे? ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें अपने पास। पहला पॉइंट, जजमेंट आ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। जो जजमेंट होगी वो पूरे केस का मुख्तसर मगर जामे स्टेटमेंट होगा, जामे वकूआ होगा, जामे तफसीलात होगी, ना ही इतनी कम के केस की समझ ना आए और ना ही इतनी ज़्यादा कि बहुत ही लेंथी हो जाए। कंसाइज स्टेटमेंट होगी, जामे, मुख्तसर और मुकम्मल, जो तमाम जजमेंट का हाल अहवाल बताए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इशू। जो डिटर्मिनेशन किया गया है इशूज़, उनको लिखा जाएगा पॉइंट्स बना करके, ये इशू थे या इतने इशू थे, इन इशूज़ के ऊपर ये एविडेंस आई, ये विटनेस आए और इस इशू को इस तरीके से सेटल किया गया। थर्ड पॉइंट कंटेंट ऑफ जजमेंट का, द डिसीजन ऑफ द कोर्ट विद रिगार्ड टू ईच इशू। जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो हर इशू के ऊपर होगा, हर इशू को कोर्ट कंसाइजली डिफाइन करेगी, बताएगी कि ये इशू था, इस पर ये एविडेंस आई, ये विटनेस आया और हमने इसका इस तरीके से फैसला किया। अगर किसी इशू के बारे में कोर्ट लिखना भूल गई है तो उसके लिए फिर हम 152 का प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। जो एप्लीकेशन होती है हमारे पास, जो एप्लीकेशन पार्स होती है हमारे पास किसी जजमेंट के अंदर अमेंडमेंट करवाने की या फिर रिव्यू की सूरत में हम कोर्ट से रिव्यू करते हैं। फोर्थ कंटेंट, द रीज़न फॉर द डिसीजन। डिसीजन देने की वजह क्या थी, किन एविडेंस के ऊपर रिलायंस किया गया, किन विटनेस के ऊपर रिलायंस किया गया और क्यों रिलायंस किया गया, वो कितने corroborative थे, वो कितने एथेंटिक थे। डिसीजन देने की वजह क्या थी, फोर्थ मेन कंटेंट है जजमेंट का। बेसिकली 5 कंटेंट्स के ऊपर जजमेंट मुश्तमिल होती है। ये 5 चीज़ों के बारे में लिखना ज़रूरी है। पहला, कंसाइज स्टेटमेंट होगी, मुकम्मल जामे तफसील के साथ बताया गया होगा। सेकंड, जितने भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिसीजन आना कोर्ट का ज़रूरी है कि इतने इश्यूज़ थे, इतने इश्यूज़ थे, इनके ऊपर ये एविडेंस आई, विटनेस आई और ये हमने डिसीजन दिया, कोर्ट ने डिसाइड किया। और इश्यूज़ को डिटरमाइन कैसे किया, उनको पॉइंट्स में लिखा जाएगा। रीज़न फॉर जजमेंट, जजमेंट के लिए जो वजूहात थी, जिन वजूहात पर जजमेंट दी गई उनके रीजन से लिखना ज़रूरी है। और फिफ्थ कंटेंट, जजमेंट शुड नॉट ओनली स्टेट द फाइंडिंग बट आल्सो द एविडेंस एंड हाउ इट सपोर्ट द फाइंडिंग। जजमेंट के अंदर ये लिखना भी ज़रूरी है कि जो एविडेंस आई वो कैसे हमारी फाइंडिंग को सपोर्ट कर रही थी। ये बेसिकली 5 कंटेंट हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर जजमेंट को कंसाइजली डिफाइन किया जाता है। इन 5 चीज़ों का जजमेंट के अंदर होना ज़रूरी है। अब आपने देखा कि जजमेंट के अंदर ये भी आ रहा है कि इशू क्या थे, ये भी आ रहा है कि डिसाइड कैसे हुआ, ये भी आ रहा है कि कौन सी एविडेंस आई, कौन से विटनेस आए, ये भी आ रहा है कि हमने उन एविडेंस के ऊपर कितना रिलाई किया, किसको हमने एक्सेप्ट किया, किसको रिजेक्ट किया। बट इन द अदर हैंड डिक्री के अंदर ये सब कुछ नहीं आ रहा होता। डिक्री के अंदर सिर्फ ये आता है कि क्या राइट डिटरमाइन किया, किसका राइट डिटरमाइन किया और किसके अगेंस्ट किया और लाइबिलिटीज़ क्या वहाँ पर इम्पोज होगी। जाहिर बात है अगर एक शख्स का राइट डिफाइन होगा, राइट डिटरमाइन होगा तो उसके सेम टाइम अपोजिट काउंसिल के ऊपर, अपोजिट पार्टी के ऊपर लाइबिलिटीज़ भी इम्पोज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरा ये राइट है कि मुझे अगर मैं पैसे दूं तो मुझे गाड़ी दी जाए,
तो ये अगर मेरा हक है तो अपोजिट कौंसल पर, अपोजिट पार्टी पर जिम्मेदारी भी तो अराइज हो रही है ना, कि अगर मेरा हक है कि मुझे गाड़ी दी जाए तो सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो पैसे लेकर मुझे गाड़ी मेरे हवाले करे। और जजमेंट कंप्लीट हेयरिंग करने के बाद ही अनाउंस की जाएगी, आखिरी एविडेंस विटनेस लेने के बाद जजमेंट अनाउंस की जाएगी। और दोनों पार्टीज़ के कौंसल्स को, एडवोकेट को मुकम्मल एडिकेट टाइम दिया जाएगा, मुनासिब काफ़ी टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर वो अपनी बहस मुबाहिसा कंप्लीट कर लें। क्रॉस करना है, चीफ करना है, री एग्जामिन करना है, री क्रॉस या री चीफ करना है, तो उनको कम्प्लीटली टाइम दिया जाएगा। अगर किसी के आर्गूमेंट के बगैर केस को मुकम्मल सुने बगैर जजमेंट अनाउंस की जाएगी तो डेट जजमेंट इज़ कॉल्ड सेट असाइड। ऐसी जजमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। नेक्स्ट रूल, ऑर्डर 20 का रूल नंबर 5, कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू। कोर्ट जो डिसीजन देगी वो हर इशू से मुतल्लिक मुफस्सिल होगा, तफसील से होगा। जितने भी इशूज़ आए हैं उन, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि उन इश्यूज़ को, जैसे कि मैंने कंटेंट ऑफ जजमेंट्स के अंदर बताया कि जितने भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में स्टेटेडली लिखा जाएगा कि ये इशू था, इसके ऊपर ये फाइंडिंग आई, ये एविडेंस आई, ये विटनेस आई और हमने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया। 6, रूल नंबर 6 ऑर्डर 20 का, कंटेंट ऑफ डिक्री। डिक्री के कंटेंट क्या होंगे? अ डिक्री शेल एग्री विद द जजमेंट। जो डिक्री है वो जजमेंट से एग्री करेगी डेफिनेटली। इट शेल कंटेन द नंबर ऑफ सूट। ये कंटेन शामिल होगी नंबर ऑफ सूट, सूट के नंबर के साथ द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, पार्टीज का नाम और डिस्क्रिप्शन, पार्टीज का नाम और उनकी डिस्क्रिप्शन, रहाय, तफसील जो भी उनकी है वो लिखा जाएगा। पार्टिकुलर ऑफ द क्लेम, क्लेम के पार्टिकुलर्स, एलिमेंट्स, अनासर लिखे जाएंगे, क्लेम कौन सी पार्टी क्या क्लेम कर रही थी। एंड शेल स्पेसिफाई क्लियरली, और मखसूस तौर पर वजाहत के साथ होगा, शेल द रिलीफ ग्रांटेड और अदर डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट। जो रिलीफ ग्रांट किया गया है और अदर डिटरमाइन किया गया सूट को। जो डिक्री है उसके अंदर नाम पार्टीज़ के होंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशंस होगी, और जिस पार्टी को रिलीफ दिया गया है वो क्लियरली स्पेसिफाइज किया जाएगा। ये नहीं है कि जी हमारे पास केस आया तो हमें लगता है ए ने पैसे दिए होंगे बी को, और लगता है बी को गाड़ी देनी चाहिए ए को। इम्प्लाइडली नहीं, निपे-तुले अल्फाजों में नहीं, क्लियरली कि ए ने पैसे दिए हैं, बी ए को गाड़ी देगा और ए बकाया 10 लाख बी को हैंड ओवर करेगा। तो राइट डिटर्मिनेशन, तमाम चीज़ों को क्लियर कट, कंप्लीटली मुफस्सल तरीके से बयान करना, लिखना डिक्री के अंदर, डेट इज़ कॉल्ड अ डिक्री। और ये इसके अंदर बाकी एविडेंस की, विटनेस की, इश्यूज़ के ऊपर क्या फाइंडिंग दी, क्या एविडेंस आई, इन तमाम चीज़ों के बारे में लिखना ज़रूरी नहीं। जो कंटेंट इस रूल 6 के अंदर बता दी गई, डेट इज़ इनफ। सब रूल 2, द डिक्री आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट। अगर कोई कॉस्ट है उसके बारे में होगी। सब रूल 3, द कोर्ट में डायरेक्ट डेट द कॉस्ट पेबल टू वन पार्टी बाई द अदर। कोर्ट इसकी डायरेक्शन देगी कि जो कॉस्ट है वो किसको देना है, किसी एक पार्टी को या अदर को। शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी सम विच इज एडमिट टू फाउंड टू बी ड्यू फ्रॉम द फार्मर ऑफ लेटर। इसके ऊपर कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि इसको अभी देना है, कब देना है, किसको देना है। डेट ऑफ डिक्री, द डिक्री शैल बी अ डेट द डे ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस। जो डिक्री है उसकी डेट वही तस्वर की जाएगी जिस दिन जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस की गई। And when the judge has satisfied himself that the decree has been dropped in accordance with the judgment, he shall sign the decree. जब जज ये सेटिस्फाइड हो जाएगा कि जो डिक्री है वो तैयार कर लेगी जजमेंट के मुताबिक लिए, तो उसके ऊपर साइन और डेट मेंशन कर देगा। नेक्स्ट रूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 20 का रूल 8, प्रोसीजर व्हेन जज हैज़ विशिएटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग डिक्री। डिक्री पर साइन करने से पहले जज अपना ऑफिस खाली कर जाता है, लंबी छुट्टी पर चला जाता है, नहीं होता। वेयर द जज हैज़ विशिएट ऑफिस आफ्टर प्रोनाउंसिंग जजमेंट बट विदाउट साइनिंग द डिक्री, अ डिक्री ड्रॉन अप, तैयार की जाएगी इन अकॉर्डिंग्स विद जजमेंट, जजमेंट के मुताबिक मे बी साइंड बाई हिज सक्सेसर, जो उसका जानशीन उसकी जगह पर आता है उसके जरिए भी साइन की जा सकती है डिक्री। इफ द कोर्ट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, अगर कोई और कोर्ट वहां पर मौजूद है उस लेवल की, उस तरह की, बाय द जज ऑफ एनी कोर्ट, किसी ऐसे जज के जरिए, टू विच सच कोर्ट हैज सबॉर्डिनेट, जो उस जिसकी वो कोर्ट सबॉर्डिनेट है। यानी कि अगर सिविल कोर्ट ने फैसला किया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सीनियर सिविल जज जो उसके मातहत अगर लोअर कोर्ट ने फैसला किया है तो उसके जरिए इसको उन सीनियर जजेस के जरिए या सीनियर कोर्ट्स के जरिए इसको साइन करवाया जाएगा। रूल 9, ये बाकी फॉर्मल चीज़ें, इनको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ मूव प्रॉपर्टी, मूव प्रॉपर्टी के लिए डिक्री क्या होगी। डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए डिक्री क्या होगी। डिक्री में डायरेक्ट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, कोई पेमेंट इंस्टॉलमेंट के देनी है तो उसकी डिक्री क्या होगी। तो ये इस तरह की डिक्रीज के बारे में बताया गया है। सो डिक्री और जजमेंट के अंदर जो चीज़ हमने जानी समझी वो ये कि डिक्री नाम, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, राइट एंड लाइबिलिटीज़ का नाम है।
डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड लाइबिलिटीज़, किसको रिलीफ ग्रांट किया गया है, ये क्लियर कट 3-4 पैरों में या 3-4 लाइनों में ये लिखा जाएगा कि किस शख्स ने हमसे रिलीफ के लिए रुजू किया, अपोजिट कौंसल ने क्या रिमार्क्स दिए और रिलीफ किसको ग्रांट किया गया, इसको क्लियर कट नाम डिस्क्रिप्शन के साथ पार्टीज़ के मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद सूट नंबर जो दावा नंबर है उसको भी वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो डेट इज़ कॉल्ड अ डिक्री। लेकिन जजमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा, जजमेंट के जो 5 कंटेंट थे कि डिक्री के जो जजमेंट है वो कंसाइजली होगी, डिटेल के साथ होगी, तमाम इश्यूज़ लिखे जाएंगे, उन इश्यूज़ के ऊपर क्या फाइंडिंग आई, कोर्ट ने अपना डिसीजन किन वजूहात पर दिया, एविडेंस की वजह से किस एविडेंस की वजह से कौन सी फाइंडिंग दी जा रही है, हर इशू को वहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा पॉइंट्स के अंदर के इतने इश्यूज़ थे, उनके ऊपर ये एविडेंस आई, ये विटनेस आए, इस तरीके से हमने इसको डिटरमाइन किया और ऐसे हम जजमेंट प्रोनाउंस करें। तो जजमेंट एक लेंथी प्रोसेस होता है। डिक्री उसी जजमेंट को फॉलो करती है, बट उसका मेन मुफस्सल कंसाइज पार्ट होता है जिसके अंदर मजमुआ बताया गया है पूरी जजमेंट का, डेट इज़ कॉल्ड अ डिक्री। इनफैक्ट जजमेंट का जो निचोड़ होता है, जजमेंट का जो प्रिक्लूड हिस्सा होता है, हम अगर समझने के बोले जिसके अंदर तमाम जजमेंट का हाल अहवाल चंद लाइनों में बताया जाए, डेट इज़ कॉल्ड अ डिक्री। डिक्री जजमेंट को फॉलो करती है, बट अपील हमेशा डिक्री के साथ होगी। मतलब अपील आप डिक्री के जरिए करोगे, जजमेंट के जरिए आप अपील नहीं करोगे, क्योंकि जजमेंट के अंदर तो बहुत लेंथी, अपील के अंदर जो आपके राइट, क्योंकि अपील आपने करनी है अपने किसी राइट की वायलेशन के अगेंस्ट, तो आपका राइट की वायलेशन तब भी होगी जब किसी को राइट दिया जा रहा है जो कि उसको नहीं देना चाहिए था। तो इसलिए जब भी आप अपील करोगे तो आप डिक्री के अगेंस्ट अपील करोगे, जजमेंट के अगेंस्ट अपील नहीं करते। लेक्चर इज़ कंप्लीट। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।